हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से जो है हम लोग 30 बिहार जुडिशरी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग प्ले इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें जो है मैंने 1 से लेकर 20 तक जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया है। अब यहाँ से मैं 21 से सॉल्व करवाऊँगी, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 21 क्या बोलता है? टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ, हु सेट द स्टेटमेंट। जब हम लोग जो टॉर्ट का अगर डिफिनीशन देखते हैं तो जिसमें वहाँ पे सालमन का डिफिनीशन, विनफील्ड का डिफिनीशन, फ्रेजर का डिफिनीशन, ऐसे करके बहुत सारे डिफिनीशन दिए हुए था। तो वो इसमें जो है ये डेफिनीशन जो है टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ, ये स्टेटमेंट जो है ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ये स्टेटमेंट जो है विनफील्ड के द्वारा कहा गया था। ठीक है, 21 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेदर फॉर ए रॉन्ग बोथ टॉर्टियस एंड क्रिमिनल लायबिलिटी में अराइजेज। ये जो है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता कि क्या एक दोष के लिए दुष्कृतपूर्ण या एवं आपराधिक दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। इसका क्वेश्चन क्या बोल ऑप्शन में क्या है? ओनली टॉर्टियस लायबिलिटी में अराइजेज। बी में क्या है? ओनली क्रिमिनल लायबिलिटी में अराइजेज। सी में है बोथ द लायबिलिटी में अराइजेज। डी में क्या है? नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द लायबिलिटी में अराइजेज, मतलब टॉर्टियस लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों अराइज होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 बोलते हैं द पिजन होल थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय। पिजन होल थ्योरी जो था ये किनके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? तो ये जो पिजन होल थ्योरी था ये जो था सालमन के द्वारा बताया गया था और इसको क्रिटिसाइज किया गया था विनफील्ड के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको सालमन भी दिया हुआ है, विनफील्ड भी दिया हुआ है और आर प्राउन दिया हुआ है, ब्लैक स्टोन दिया हुआ है। लेकिन ये प्रोपाउंडेड बाय किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे आके हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। सालमन के द्वारा इसको प्रोपाउंडेड किया गया था और इसको क्रिटिसाइज किया गया था विनफील्ड के द्वारा। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे और सीधा सालमन पे आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एमसी ग्रोवर गो एंड कंपनी 1892 AC 25 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजिम। ये जो है केस लॉ है, ये केस लॉ जो है एक मैगजिम से रिलेटेड है। ये मुगल शिप कंपनी का जो ये केस है ये किस केस से आपको रिलेटेड है? तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया नहीं, ये नहीं होगा। इंजुरिया साइन डैमनम ये नहीं होगा। डैमनम साइन इंजुरियम ये होगा। और क्या है? यूवी जस्ट इवी रेमेडियम। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है कि जो जिसमें लोग अपनी इच्छा से अपनी जो भी इंजरी जो भी उनके इंजरी होगा वो अपनी इच्छा से करवाते हैं। ठीक है। इंजुरिया साइन डैमनम में क्या होता है कि राइट का लॉस तो होता है, राइट का मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है, बट इसमें एक्चुअल लॉस नहीं होता। डैमनम साइन इंजुरिया में क्या होता है कि डैमेज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब डैमेज तो हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है लेकिन हमारे राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है इसमें। यूवी जस्ट इमीडिएट जहाँ पे राइट है वहाँ पे उपचार है। तो इसका क्या रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो इसका रिलेटेड हो जाएगा डैमनम साइन इंजुरिया, सी नंबर से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द मैगजिम साइंटिफिक नॉन फिट इंजुरिया। ये क्या कह रहा है कि द मैगजिम ये बोलता है द साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिफिक नॉन फिट इंजुरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेयर देयर इज नो फॉल्ट देयर इज नो रेमेडी। जहाँ पे दोष नहीं वहाँ उपाय नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई द कॉन्सेंट टू टेक रिस्क। क्या कहता है कि क्या सिर्फ ज्ञान के खतरे को आमंत्रित करना नहीं है? मेयर गिविंग कंसेंट डज नॉट इम्प्लाई टू टेकिंग रिस्क। ठीक है। और डी नंबर क्या दिया हुआ है? साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट इनफ टू काउज इंजरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई द कंसेंट टू टेक रिस्क। सिर्फ ज्ञान होना खतरे को आमंत्रित करना नहीं है। ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ हम जान रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमको खतरा नहीं पता होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेथ ऑफ वन और अनदर पार्टी। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, फॉल्स एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। तो ये जो है कुछ केस में जो है बस ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? रुकिए, ये तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन इंग्लिश में था, कोई ये क्वेश्चन हिंदी का।
ठीक है। अब 27 क्या बोलता है, इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स नॉमिनल डैमेज आर अवॉर्डेड, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स नॉमिनल डैमेज आर अवॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या है, एज ए कंपनसेशन फॉर नॉमिनल इंजरी। बी में क्या है, फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लीगल राइट। सी में क्या है, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। डी में क्या, एज ए कंपनसेशन फॉर ए डैमेज। नॉमिनल डैमेज के लिए क्या होगा, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होता है कि डिस्ट्रेस डैमेज फेजेंट मीन्स, तो इसका डिस्ट्रेस डैमेज फेजेंट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, तो राइट टू डिटेन द थिंग्स अंटिल द कंपनसेशन इज पेड, right to get the compensation when there is an infringement of legal right to get the compensation which will extinguish the death of the party caused, या none of the above। वस्तु पर निरुद्धि के अधिकार जब तक अनुतोष प्राप्त ना हो। इसका आंसर क्या है, राइट टू डिटेन द थिंग्स अंटिल द कंपनसेशन इज पेड। जब तक जो है जब तक उसका कंपनसेशन पेड नहीं हो जाता तब तक हमको राइट है कि उसको अपने किसी भी चीज़ को अपने अंदर अधिकार डिटेन करने का। ठीक है। 28 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ अ पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और एन कनेक्शन विथ इट इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ठीक है, कोई भी व्यक्ति की भूमि या उससे संबंधित किसी भी अधिकार के उपयोग या उपभोग पर विधि विरोधी हस्तक्षेप निम्नलिखित कृष्कृति को किसके अंतर्गत जाना जाता है, तो ट्रेसपास नहीं होगा। ट्रेसपास में क्या होता है कि कोई दूसरे के लैंड पे उसको किसी और के अधिकार में जाके उसके अंदर चला गया। न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, न्यूसेंस। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इन विच केस फंडामेंटल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटी टू टेक केयर वाज लेट डाउन। इस केस में इसमें बता रहा है कि किस वाद में सावधानी रखने का कर्तव्य पर आधारभूत परीक्षण कर प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोनोग्यू बनाम स्टीवेंस। ठीक है। इसमें बताया गया था कि ड्यूटी था कि उसका केयर करना जो था उसका ड्यूटी था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन द एस्टैब्लिशिंग इन केस लाइबल। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पब्लिकेशन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन द एस्टैब्लिशिंग ए केस इन लाइबल, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो नहीं है, केस का लेवल नहीं करता। ठीक है। तो पब्लिकेशन नहीं होगा। डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं होगा। ए सेक्शन ऑफ द पब्लिक हु नो द लेस ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट इन द केस ऑफ द लाइबल होने, किसी केस के लिए लाइबल होने के लिए पब्लिकेशन, ए डिफेमेटरी स्टेटमेंट, सेक्शन ऑफ द पब्लिक हु नो लेस ऑफ द प्लेंटिफ, तो किसी के बारे में लेस नहीं, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोल रहा है, नॉट एन एलिमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए पर्सन वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर द टॉर्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ही मस्ट हैव टू प्रूफ दैट। ऑप्शन ए में क्या है, द इंजरी वाज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल ओनली टू हिम। बी में क्या है, द इंजरी वाज क्रिमिनल इन नेचर। सी में है द इंजरी अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज। डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ ए पर्सन वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर द पब्लिक न्यूसेंस ही मस्ट हैव टू प्रूव द इंजरी वाज डायरेक्ट। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको इंजरी वाज डायरेक्ट, क्योंकि एक तो टॉर्ट जो है सिविल मैटर पे डिसाइड करता है, तो ये फिर बी नंबर तो इसका होगा नहीं। ठीक है। द इंजरी वाज डायरेक्ट, जो भी इंजरी हुआ होगा, जो भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ होगा, वो लगातार, वो सीधा डायरेक्ट हुआ होगा, एंड सब्सटेंशियली ओनली टू हिम, या उस पर्सन पे हुआ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33,
प्रोसिक्यूशन अंडर द टॉट ऑफ द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स, ये जो है क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि प्रोसीडिंग एट ए लार्ज प्रोसीडिंग एट ए पुलिस स्टेशन चार्जिंग ए पर्सन विथ ए क्राइम। बी में क्या है, प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ चार्जिंग ए पर्सन विथ ए क्राइम। सी में प्रोसीडिंग अंडरटेकिंग ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डी में है प्रोसीडिंग अंडरटेकन बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द पुलिस प्रोसिक्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोसीडिंग ऑफ इन ए कोर्ट ऑफ लॉ चार्जिंग ए पर्सन विथ ए क्राइम। ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर 34, फॉल्स इम्प्रिजमेंट मीन्स, फॉल्स इम्प्रिजमेंट किससे कहा गया है, तो ए फॉल्स स्टैंड ऑफ ए पर्सन लिबर्टी विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, नहीं। ए पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑफ ए पर्सन लाइबिलिटीज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, नहीं। ए टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ ए पर्सन लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। सी में क्या, ए लॉफुल रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सन लिबर्टी विदाउट द लॉफुल जस्टिफिकेशन ऑफ, ठीक है। ए पर्सन इज इम्प्रिजन्ड फॉर ए टॉर्ट इन फॉल्स चार्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 35 में क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु knowingly and without sufficient justification induces the another to break a contract with a third person, whereby the third person suffers damage for a tort, the third person suffers damage in a tort for the first time it was established in which of the following cases। 35 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्ड वर्सेस लिंडसे, नहीं। लुमले वर्सेस गे, नहीं। डेरी वर्सेस पिक, नहीं। एमसी मानस वर्सेस बोनिस, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लोमले वर्सेस गे, ठीक है। लुमले वर्सेस गे 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ए कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law ceases to be enforceable, it is known as। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law ceases to be enforceable, it is known as void contract। क्या बोल रहा है, जो वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल लॉ को इन्फोर्स नहीं करवा सकता, ठीक है, वो क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी वाइडेबल क्या होता है, जो वैसा चीज़ जो जिसको आप वाइड है, लेकिन वो उसको अगर आपकी मर्जी पे उसको आप वाइड करवाना है या वाइडेबल उसको वैलिड रखना है, वो आपकी मर्जी पे है, ठीक है, उसको वाइडेबल कहते हैं। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो उसको लॉ सीज कर लेता है, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द लीगल प्रिंसिपल विच वाज लेड डाउन इन द केसेस ऑफ हार्वे वर्सेस फेशे वाज फर्स्टली फॉलोड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नहीं। कुछ ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश बनर्जी वर्सेस नानी गोपाल वनिक। क्वेश्चन नंबर सी, DI मैकफर्सन बनाम MN अपन्ना। क्वेश्चन नंबर डी, कारगिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी। इसका क्या आंसर हो जाएगा कि DI मैकफर्सन बनाम MA अपन्ना। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज होना ही चाहिए, ये तो नेसेसरी एलिमेंट है, पार्टी सक्षम होना चाहिए। रिजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, फ्री कंसेंट और लॉफुल कंसिडरेशन। ये चारों में लॉफुल कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉफुल कंसेंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंट पार्टीज का इंपॉर्टेंट है। तो क्या है नहीं है, रिजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम लोग का सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो ये सब चीज़ जो एसेंशियल्स है, ठीक है, एलिमेंट, नेसेसरी एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 39, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट। The individual has so many choice to accept or refuse. The agreement is without consideration. None of the above. तो इसमें क्या होता है कि इसका आंसर हो जाएगा आपको
द इंडिविजुअल हैज़ नो चॉइस। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी इज नॉट इन पोजिशन टू निगोशिएट विथ द टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। 40 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 40, विच वुड बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ इन्फोर्स इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नॉट वाइडेबल। मतलब क्या बोल रहा है, विच वुड बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ इन्फोर्सिबल इन इंडिया ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एक संविदा पर भारत में परिवर्तनीय विधि पर संबंधी भूल का क्या प्रभाव होता है। तो ये सेक्शन 21 से रिलेटेड है। ठीक है। ये जो मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ है, ये सेक्शन 21 से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वाइडेबल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक अभी के लिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बस ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं। और यहाँ तक में कुछ भी प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।